नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थॉट ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में शीत युद्ध का दौर, जो कि हमारा टॉपिक रेगुलर चल रहा था, उसी के अंदर हम अगला टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में या इससे पहले का जो वीडियो था, जिसमें हमने दो ध्रुवीयता का प्रारंभ जो टॉपिक पढ़ा था, उसी टॉपिक से रिलेटिव कुछ टॉपिक जो आपको थोड़ा और क्लियर करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार से विश्व दो ध्रुवीय यानी दो भागों के अंदर या दो महाशक्तियों के रूप में विभाजित हो गया था। उस विभाजन के बाद की जो राजनीति थी, उस राजनीति के संदर्भ में ही हम देखेंगे कि महाशक्तियां किस प्रकार से अपने गुट बना रही थी, छोटे देश किस प्रकार से महाशक्तियों के गुटों में अपने आप को समाहित कर रहे थे। तो क्या ऐसी कौन सी विशेषताएं थी, ऐसे कौन से कारण थे? देखिए, हम देखेंगे कि जब छोटे देशों को क्या आवश्यकता थी, आर्थिक और सैनिक सहायता की आवश्यकता थी। दूसरा, कुछ नव स्वतंत्र देश हुए थे, कुछ देश आजाद हुए थे या उपनिवेशों से उनका छुटकारा मिला था। उसके बाद उन देशों ने किस प्रकार से महाशक्तियों को के अंदर सम्मिलित होकर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि वास्तव में महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी छोटे देशों से महाशक्तियां कौन से उद्देश्य या कौन से लक्ष्य से वो प्राप्त करना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा छोटे देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। तो हमारा यही टॉपिक होगा कि महाशक्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि महाशक्तियों ने किन कारणों से छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल किया था। ये क्वेश्चन भी बनेगा बोर्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो इसी की हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण संसाधन, पहला जो कारण था कि महाशक्तियां छोटे देशों को अपने में सम्मिलित क्यों करना चाहती थी, इसका पहला कारण होगा महत्वपूर्ण संसाधन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद यानी औद्योगिक क्रांति का संबंध यूरोप से, और यूरोप के देशों के पास संसाधनों की कमी थी। संसाधनों की कमी होने के कारण यूरोप के पास टेक्नोलॉजी थी, यानी बड़े जो देश थे, संपन्न जो देश थे, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्ञान था, लेकिन कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो महाशक्तियां अपने आप को और मजबूत करने के लिए छोटे देशों पर निर्भर थी। छोटे देशों से उन्हें क्या प्राप्त हो रहा था, जैसे हम देखेंगे तेल और खनिज संसाधन। देखिए, तेल और खनिज संसाधन किसी भी राष्ट्र की या किसी भी विकसित राष्ट्र की धुरी होती है, या हम कह सकते हैं जिस देश के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और खनिज है, वो देश पूर्ण रूप से विकसित देश की श्रेणी में आता है। और महाशक्तियों को ये संसाधन कहां से प्राप्त होने की संभावना बन रही थी? छोटे देशों से। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, ईरान और इराक का मुद्दा शीत युद्ध के दौरान हावी रहा था। आधुनिक समय में भी हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान और इराक के ऊपर यानी उन पे जैविक हथियारों का आरोप लगाकर और उनके जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पे अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया था। इसका एग्जाम्पल ये था कि जैसे सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी, उसका तख्ता पलट हुआ था, सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसके पीछे आरोप क्या लगाया गया था कि ईरान और इराक के पास पर्याप्त मात्रा में जैविक हथियार है, जबकि वास्तविकता दुनिया के सामने अलग ही रही। वास्तविकता क्या थी कि इन देशों के जो तेल और खनिज संसाधन थे, उन पे महाशक्तियां आज भी वही अपनी सोच रखती है, और उसी कारण से इनको यानी महाशक्तियां अपने गुट में शामिल करने का प्रयास करती है। तो उस दौर में भी यही हुआ कि जैसे तेल और खनिज प्राप्त करने के लिए महाशक्तियां पूर्ण रूप से छोटे देशों के ऊपर निर्भर थी। अब हम दूसरा कारण जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा कारण होगा भूक्षेत्र, यानी अगर किसी मान लो जैसे रूस और अमेरिका के नजदीक, मान लो रूस का कोई नजदीकी क्षेत्र है और उस पे अमेरिका का अधिकार है, तो वो अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण कैसे हो गया? जैसे कि हमने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान की घटना से यह सिद्ध होता है कि महाशक्तियों को भूक्षेत्र की आवश्यकता थी। भूक्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जहां से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन है वो आसानी से कर सके। तो क्यूबा मिसाइल संकट में भी क्या हुआ कि सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात क्यों की? क्योंकि अमेरिका के नजदीकी क्षेत्र था और वहां से जो सोवियत संघ है वो आसानी से अमेरिका तक अपनी निगरानी कर सके या अपनी जासूसी है वो कर सके। तो
भू क्षेत्र के लिए भी, यानी दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि दोनों को ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता हो ताकि दोनों ही क्षेत्र है वो महाशक्तियां उन पे नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी का अगला कारण देखेंगे हम, सैनिक ठिकाने, यानी जो भी छोटे देश थे वहां पे महाशक्तियां अपने सैनिक ठिकाने हैं वो आसानी से बना सके, ठीक है, और उसके द्वारा क्या कर सके, एक दूसरी महाशक्ति के ऊपर जासूसी कर सके। देखिए शीत युद्ध के दौरान ये सबसे बड़ा मुद्दा था जासूसी का। विभिन्न देशों ने, यानी दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे पे जासूसी करने के बहुत बार आरोप लगाए। क्यों? जासूसी से दोनों महाशक्तियों की जो गोपनीय वस्तुएं थी या जो गोपनीय उनकी विचारधारा थी वो दुनिया के सामने आ रही थी और जिससे इनके मध्य टकराव की राजनीति हावी हो रही थी। अगला कारण हम जानेंगे, आर्थिक मदद। देखिए कुछ दोनों ही महाशक्तियों को छोटे देशों से, यानी गुट के नाम से, यानी दोनों महाशक्तियों ने गुट के नाम से छोटे देशों से आर्थिक मदद भी उनको आसानी से प्राप्त हो रही थी, ठीक है। तो ये जो चार कारण थे कि महाशक्तियों ने किन कारणों से छोटे देशों के साथ अपने गुट बनाए, इसके ये चार कारण बनते हैं। पहला कारण महत्वपूर्ण संसाधन, दूसरा भू क्षेत्र, और तीसरा सैनिक ठिकाने, और चौथा आर्थिक मदद। इसके अलावा महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध, देखिए छोटे देश भी प्रभावित थे। इसके लिए हम एक बिंदु और अलग से भी देख सकते हैं, विचारधारा। देखिए ये जो पूरा का पूरा द्वंद्व था या शीत युद्ध का पूरा जो दौर था वो दो विचारधाराओं के ऊपर टिका हुआ था। देखिए जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप के अंदर, तब वहां पे उदारवादी विचारधारा का प्रभाव बना। हमें थोड़ा सा ये समझना भी आवश्यक है कि उदारवाद और साम्यवाद क्या है। उदारवाद लोकतंत्र की मांग करता है, उदारवाद लोकतंत्र की मांग करता है और संपूर्ण शक्ति है वो राज्य के दिन रहती है। उदारवाद का जनक इंग्लैंड के जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक ने इस विचारधारा को अपनाया था या जॉन लॉक ने दुनिया के सामने ये विचारधारा रखी थी। तो उदारवाद पूंजीवाद को प्रोत्साहन करता है, उदारवाद पूंजीवाद को प्रोत्साहन करता है कि संपूर्ण संपत्ति है वो किसके अधीन रहे, एक निश्चित सरकार हो, लेकिन लोगों को अधिकार भी थे। उदारवाद जहां पे लोकतंत्र है वहां पे लोगों को अधिकार भी थे, लेकिन संपूर्ण जो संपत्ति है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात कहती है। जबकि इसके विपरीत साम्यवाद, जिसका मान लो साम्यवाद का मूल जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आजादी की बात की थी। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने क्या रखा था, आर्थिक आजादी, कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पे किसका अधिकार होना चाहिए, मजदूर वर्ग का अधिकार होना चाहिए, न कि पूंजीपतियों का अधिकार हो। तो दोनों ही विचारधाराओं के अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और इस टकराव की वजह से, यानी दोनों विचारधाराओं के कारण छोटे देशों को जो विचारधारा अच्छी लगी उस विचारधारा की ओर छोटे देश आकर्षित होने लगे। थोड़ा हम चर्चा करेंगे मार्क्सवाद क्या था। मार्क्सवाद आर्थिक आजादी का पक्षधर था। उदारवाद क्या था, उदारवाद पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली एक विचारधारा थी। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स का एक कथन जो दुनिया के सामने उन्होंने रखा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण संसार पड़ा है। इस विचारधारा से प्रभावित होके उस समय यूनान के अंदर, या हम बात कर सकते यूरोप के बहुत से देशों के अंदर इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा और साम्यवाद की वहां पे स्थापना हुई। जैसा कि हमने पढ़ा था बोलेस्विक क्रांति है वो मार्क्सवाद की छाप थी, यानी बोलेस्विक क्रांति के ऊपर पूर्ण रूप से मार्क्सवाद का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ कि विचारधारा भी एक कारण थी। विचारधारा के कारण भी दोनों महाशक्तियां छोटे देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और छोटे देश इन विचारधाराओं से आकर्षित होने के कारण इन जो दोनों महागुट थे उनमें सम्मिलित होने का। हम अगला बिंदु है जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट होगा शीत युद्ध के दायरे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां किन बातों को लेकर या किन क्षेत्रों के संदर्भ में सीधे टकराव की स्थिति के अंदर आ गई थी, जिसे हम शीत युद्ध के दायरे या शीत युद्ध के दौरान जो संघर्ष की स्थिति बनी थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीधे मुठभेड़ की स्थिति, यानी दोनों महाशक्तियां
कौन कौन से क्षेत्रों में यानी कौन से मुद्दों को लेकर के दोनों महाशक्तियां हैं वो सीधे मुठभेड़ की स्थिति जैसी स्थिति उनके बीच बन चुकी थी। जिसमें सबसे पहला होगा कोरिया संकट को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसी प्रकार वियतनाम के प्रश्न को लेकर दोनों महाशक्तियां वो टकराव की स्थिति यानी यह स्थिति इस प्रकार की थी जिसमें वास्तविक युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन फिर भी महाशक्तियों ने दोनों ने पीछे हटने का प्रयास किया। अब ये जो संकट टालने, इसी के अंदर अगला है अफगानिस्तान संकट। अब इस दौरान कौन सी ऐसी घटना थी यानी ऐसा कौन सा एक संगठन बना था जो इन महाशक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति को बचा सका। तो हम सबसे इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है गुट निरपेक्षता की भूमिका। जैसा कि हम आगे अपना हमारा टॉपिक आएगा गुट निरपेक्षता, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुट निरपेक्ष देशों ने किस प्रकार से विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाने से बचाया था। तो गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका के कारण ये तीनों के तीनों संघर्ष है वो टालने का प्रयास किया गया, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच वास्तविक युद्ध की स्थिति है वो नहीं बन पाई थी। अभी इसी में हम देखेंगे नेहरू ने उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य मध्यस्थता की। देखिए उसी दौरान क्या हुआ, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य संघर्ष की स्थिति बनने लगी थी। इस संघर्ष की स्थिति को टालने में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दोनों महाशक्तियों के अंदर टकराव की स्थिति को कम करने का प्रयास किया गया। अगला बिंदु हम इसी में देखेंगे शीत युद्ध के दायरे में हथियारों की होड़। देखिए शीत युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा दोनों जो महाशक्तियां थी उन्होंने अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। यह आवश्यक क्यों था दोनों के लिए, क्योंकि किसी भी समय दोनों महाशक्तियों में से यह आभास होने लगा था कि किसी भी समय कोई भी महाशक्ति अटैक कर सकती है या आक्रमण कर सकती है। इससे बचने के लिए यानी युद्ध की स्थिति से बचने के लिए दोनों स्थितियों ने या दोनों जो महाशक्तियां थी उन्होंने अपने हथियारों के अंदर वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि सोवियत रूस और अमेरिका ने जितने हथियारों का निर्माण किया था, जो हथियार उन्होंने आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का विकास किया था हथियारों के क्षेत्र में, वो सर्वाधिक शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अब इसी से जुड़ा हुआ ये बिंदु है परमाणु दुर्घटना। देखिए दोनों महाशक्तियां परमाणु संपन्न थी और कहीं परमाणु दुर्घटना नहीं हो जाए यानी कोई भी देश किसी पर भी परमाणु बम का या अणु बम का उपयोग नहीं करे, इस स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों के या दोनों महाशक्तियों के बीच में इस प्रकार का कोई संगठन होना था। तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, गुट निरपेक्षता ने। तो इस प्रकार से परमाणु दुर्घटना से बचने के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच में 1960 के दशक में 3 अहम समझौते हुए थे, जिससे विश्व को परमाणु युद्ध की विभीषिका से बचाए रखने का प्रयास किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए 1960 के दशक में दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते वो कौन कौन से किए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर ये मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, तो कृपया आप लोग इसको मोस्ट मानते हुए इसको थोड़ा याद करेंगे। पहला जो संधि या समझौता था उसको परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के नाम से जाना जाता है। यानी 1960 के अंदर दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए जो पहली संधि या पहला समझौता किया था उसको नाम दिया गया परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इनका हम इसी टॉपिक के अंदर आगे विस्तार से देखेंगे। दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, दोनों देशों के मध्य परमाणु अप्रसार संधि की गई। तीसरा परमाणु प्रक्षेपणास्त्र परिशमन संधि की गई। तो ये इन तीनों संधियों के द्वारा या तीनों समझौतों के द्वारा परमाणु हथियारों को सीमित करने का दोनों महाशक्तियों के द्वारा ये एक अहम फैसला किया गया, जिसके कारण विश्व परमाणु जो दुर्घटना थी उससे बचा रह सका। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक शीत युद्ध के दायरे या शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार का संघर्ष था, कौन कहाँ कहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी थी, ये हमने समझने का प्रयास किया। तो इससे आगे के जो टॉपिक होगा उसमें हम गुट निरपेक्षता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, गुट निरपेक्ष देशों के अंदर को इसकी स्थापना कब हुई थी, गुट निरपेक्ष देशों को यानी इसको बनाने में किसका अहम योगदान था, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए ये टॉपिक है
और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे जो आपने पीछे का भी देखा वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जो महाशक्तियां थी, महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों किया, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। और इसके अंदर परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए दोनों पक्षों ने किस प्रकार से जो परमाणु संधि की थी, कब की गई और कौन कौन से समझौते किए गए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास में या आज की वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको गुट निरपेक्षता से संबंधित जो आपका पूरा जो सिलेबस में दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।